हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल GKGS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 15th लेकर आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है फ्रेंड कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे इस वीडियोज को फैमिली तथा फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो मैं डेली अपलोड करती हूँ वीडियो, उसका नोटिफिकेशन आपके तहत सबसे पहले पहुँचे। फ्रेंड, मैं एक चीज़ नोटिस करती हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर को देखती हूँ जिसके चैनल पर कुछ भी नहीं रहता है, कुछ भी मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं रहता, उसके बावजूद भी लोग उसे बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, साथ में सपोर्ट भी करते हैं। बट मैं तो आप लोगों के लिए एक एजुकेशन चैनल लाई हूँ जो आपका कैरियर डिसाइड करेगा और जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बावजूद भी आप मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं करते हैं और ना ही मेरे जो मतलब कि वीडियोज़ होते हैं उसको फैमिली तथा फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं। तो फ्रेंड, इस चीज़ के लिए मुझे बहुत दुख होता है फ्रेंड। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से मैं मोटिवेट होती हूँ और तभी मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतर एक से एक वीडियो लेकर आऊँगी जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। वीडियो को पॉज करते हुए आंसर देंगे और हर बार की तरफ मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि इसके दौरान मैं जो कुछ भी आपके लिए नोट्स लेकर आती हूँ, आप उसे नोटबुक में ज़रूर नोट करें, वो आपके लिए बोनस पॉइंट होंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता कब की थी? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सन 1905 ईस्वी में। अब ये गोपाल कृष्ण गोखले सन 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो यह अधिवेशन हुआ कहाँ था? तो यह अधिवेशन वाराणसी यानी बनारस में हुआ था। इसके तहत स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था, यानी स्वदेशी आंदोलन को सपोर्ट किया गया था। अगर आप मेरे चैनल से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तब तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि स्वदेशी आंदोलन था क्या, चूँकि मैं प्रीवियस सेट में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। बट अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाइए मेरे प्रीवियस सेट में और जाके देखिए, वहाँ से भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर मैं बताई हूँ कि स्वदेशी आंदोलन क्या था। तो सेकंड है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन डी सही, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और जब वो सन 1906 ईस्वी में जब उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी तो मंच पर से एक पार्टिकुलर वर्ड दादा भाई नौरोजी ने बोला था और वह था स्वराज्य। यानी सबसे पहले स्वराज्य की जो मांग प्रस्तुत की थी ब्रिटिश शासन के सामने, तो वो वही व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। स्वराज्य मतलब होता है अपना राज्य यानी अपना देश। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्वराज्य को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। मैं जस्ट अभी आपको बताई फ्रेंड कि सबसे पहले स्वराज्य वर्ड का जो यूज था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट 5th नंबर, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी इज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ब्रिटिश लोग हमारे देश में थे तो उनकी जो पार्लियामेंट यानी संसद थी तो उसमें पहले भारतीय चुने गए थे दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन सी सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सूरत अधिवेशन। अब ये सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो सन 1907 ईस्वी में जो सूरत का अधिवेशन हुआ था उसमें नरम दल और गरम दल एक दूसरे से विभाजित हो गए थे यानी अलग हो गए थे और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे रास बिहारी घोष। किसने अध्यक्षता किए थे सूरत अधिवेशन की? तो रास बिहारी घोष जी ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई?
इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सूरत अधिवेशन 1907। 9th नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड कि 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अभी जस्ट मैं बताई कि 1907 का जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ था उसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। 10th का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? इट्स करेक्ट आंसर इज नवाब सलीमुल्लाह खान। नवाब सलीमुल्लाह खान ने 30 दिसंबर, आप डेट और ईयर दोनों नोट करते चलिए, 30 दिसंबर सन 1906 ईस्वी को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने कहाँ की थी? तो ढाका में की थी, जो वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है ढाका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ रहे हैं कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मैं जस्ट अभी आपको बताई फ्रेंड कि वो ढाका में हुई थी। नेक्स्ट 15 नंबर, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आगा खान। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, उसी प्रकार मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे आगा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कराची में, और कराची हमारा पड़ोसी कंट्री पाकिस्तान में स्थित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ रहे हैं कि सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अमीर अली की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर से मार्ले मिंटो सुधार आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1909 में। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार लाया गया था उसके तहत जो भारतीय मुसलमान थे उनको मतलब कि पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई थी, यानी अलग से निर्वाचन मंडल भारतीय मुसलमानों के लिए प्रदान किया गया था 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट के तहत। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 20 नंबर, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कलकत्ता। पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। 21, 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग के ही शासनकाल में जो राजधानी थी वो कलकत्ता से दिल्ली लाई गई। और लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल कब से था? तो सन 1910 ईस्वी से लेकर 1916 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 22, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सन 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट, दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड, लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट 24, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो हमारा जो बिहार स्टेट है उसको सन 1912 ईस्वी में अलग दर्जा दिया गया था, अलग प्रांत का। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट 25 नंबर, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन कहाँ आयोजित किए थे? तो इट्स करेक्ट आंसर इज सी, यानी लखनऊ में। लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग दोनों आए थे दिसंबर 1916 में। लखनऊ में एक ही समय उन्होंने अपने अपने अधिवेशन को आयोजित किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ रहे हैं कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, AC मजूमदार, जिनका पूरा नाम था, AC मजूमदार का नाम पूरा नाम क्या था? अंबिका चरण मजूमदार, उन्होंने की थी।
और इसी 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, इसी के तहत बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे वापस ले कर ही रहूँगा। कई एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि बाल गंगाधर तिलक का जो ये प्रसिद्ध नारा है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे ले कर रहूँगा, ये उन्होंने किस अधिवेशन के तहत कहा था? तो ये उन्होंने लखनऊ अधिवेशन 1916 के तहत कहा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ रहे हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सन 1916 में। नेक्स्ट, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? इट्स करेक्ट आंसर इज एनी बेसेंट। एनी बेसेंट चाहती थी कि जो 1907 के सूरत अधिवेशन के दौरान उग्रवादी और उदारवादी लोग के जो नेता थे वे अलग हो गए थे, वे आपस में मिल जाएं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट ने। अब देखिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो दिया गया है वो होम रूल लीग आंदोलन दिया गया है। तो होम रूल लीग जो आंदोलन था उसको सबसे पहले एनी बेसेंट जी ने शुरू किया था। बट अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि होम रूल लीग जो कमेटी यानी संस्था थी उसको सबसे पहले किसने शुरू किया था, तो वहाँ पर उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। लेकिन अगर आंदोलन दिया रहेगा तो एनी बेसेंट सही होगी। और ये उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। 1991 और 1993 ये दोनों वर्ष में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा यानी एनी बेसेंट। तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। होम रूल लीग आंदोलन सबसे पहले एनी बेसेंट जी ने शुरू की। होम रूल लीग किसने शुरू किया, तो वो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किए थे। होम रूल लीग जो एक कमेटी थी, एक यानी एक संस्था थी होम रूल, और ये था एक आंदोलन। तो आंदोलन शुरू करने वाली महिला यानी व्यक्ति कौन थी, तो वो एनी बेसेंट थी उस महिला का नाम। तो चलिए 31 है, 1915 से 1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ की थी किसके नेतृत्व में? देखिए यहाँ पर आ गया फ्रेंड कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ये दोनों ने होम रूल लीग आरंभ किया था। और ये जो होम रूल लीग थी वो एक कमेटी थी, एक संस्था थी। और हम जो इसके प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं उसमें पूछा गया है कि होम रूल लीग आंदोलन को किसने शुरू किया था। तो आंदोलन जब देगा क्वेश्चन में तो उसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट, एनी बेसेंट मुख्यतः समृद्ध रही हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट, गृह शासन आंदोलन से। होम रूल लीग आंदोलन को ही हिंदी में गृह शासन आंदोलन कहते हैं। नेक्स्ट 33, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था। इट्स करेक्ट आंसर इज, वह कौन सा आंदोलन था, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, होम रूल आंदोलन। और प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 ईस्वी से शुरू हुआ था। नेक्स्ट 34, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन फॉल्स है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने दोनों अलग अलग टाइम पर अपने मतलब कि होम रूल लीग जो कमेटी थी यानी संस्था थी उसको गठित किया था, वो एक में कभी मिला ही नहीं। अब चलिए इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी है वो आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक जी थे, उन्होंने अप्रैल 1916 ईस्वी में होम रूल लीग को गठित किया। कब किया, तो अप्रैल 1916 में, जस्ट उसके 5 महीने बाद, यानी एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में गठित किया। तो सबसे पहले अगर पूछेगा कि होम रूल लीग को सबसे पहले किसने आरंभ किया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बाल गंगाधर तिलक होगा, चूँकि उन्होंने अप्रैल 1916 में ही कर दिया था। उसके 5 महीने के बाद एनी बेसेंट जी ने किया था, यानी सितंबर 1916 में। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक का जो कार्य क्षेत्र था ना, वो भारत के सीमित क्षेत्रों तक ही मतलब उनका कार्य क्षेत्र सौंपा गया था। जैसे कर्नाटक था, महाराष्ट्र था, और उसमें से भी महाराष्ट्र की जो राजधानी मुंबई है उसको छोड़कर महाराष्ट्र का बाकी सब भाग एक्सेप्ट मुंबई, तो कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद फिर हो जाएगा मध्य प्रांत और बरार की 6 शाखाएं, ये सब तिलक के अधीन थी। और भारत के बाकी जो क्षेत्र थे, बाकी जो हिस्से थे, वो एनी बेसेंट के जिम्मे में आ गए थे। तो एनी बेसेंट का ये कहना था
कि हमारे जो सपोर्टर हैं यानी हमारे जो समर्थक हैं वो बाल गंगाधर तिलक को नापसंद करते हैं, और बाल गंगाधर तिलक के भी कुछ ऐसे समर्थक, कुछ ऐसे सपोर्टर हैं जो मुझे यानी एनी बेसेंट को नापसंद करते हैं। और यही वजह था कि दोनों के सपोर्टर एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से ये जो संस्था थी होम रूल लीग, जो इनके द्वारा अलग अलग टाइम पर बनाई गई थी, वो आपस में कभी भी नहीं मिल पाई। तो ये एक विवादित क्वेश्चन है, वो कभी मिल ही नहीं पाई थी, तो ऑप्शन का तो खैर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। आई होप आपको 34 नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक चीज़ रिपीट करती हूँ कि होम रूल लीग आंदोलन किसने पहले शुरू किया, तो करेक्ट आंसर इज एनी बेसेंट। बट होम रूल लीग जो कमेटी यानी जो संस्था थी वो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने गठित किया था। कब, तो अप्रैल 1916 में। और एनी बेसेंट ने कब, तो सितंबर 1916 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ते हैं। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। नेक्स्ट 36, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था? इट्स करेक्ट आंसर इज इंडियन ओपिनियन। ये इंडियन ओपिनियन एक वीकली मैगजीन थी फ्रेंड, यानी एक साप्ताहिक पत्रिका थी, सप्ताह में एक बार ये प्रकाशित होती थी और इसके प्रकाशक थे महात्मा गांधी। और ये जो पत्रिका थी इंडियन ओपिनियन, इसको उन्होंने सन 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया था। कब, डेट याद कीजिए, नोट कीजिए, 1903 में। नेक्स्ट 37, फिनिक्स फार्म कहाँ है? इट्स करेक्ट आंसर इज दक्षिण अफ्रीका का एक क्षेत्र है डरबन, वहाँ पर फिनिक्स फार्म है। और इस फिनिक्स फार्म की भी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी सन 1904 ईस्वी में। इंडियन ओपिनियन 1903 में, उसके जस्ट एक साल बाद यानी 1904 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के डरबन क्षेत्र में फिनिक्स फार्म को स्थापित किया था। तो चलिए 38, गांधी जी समर्थक थे। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दार्शनिक अराजकतावाद के। नेक्स्ट, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? ऑप्शन ए इज करेक्ट, आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल। नेक्स्ट 41, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सन 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 42 है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कुल कितने वर्ष रहे थे? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वो कुल 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। चलिए 43 है कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो सबसे पहले उन्होंने किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिए थे? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1901। 44 नंबर, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। किस नगर के बाहर स्थित है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। नेक्स्ट 45, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे क्या कहा जाता था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सत्याग्रह आश्रम। नेक्स्ट 46, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट 47, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट 48, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन, और इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर बी होगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट, अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जॉन रस्किन। नेक्स्ट 50, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन से। नेक्स्ट 51, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ऑप्शन सी, बारदोली सत्याग्रह।
बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब ये बारदोली सत्याग्रह हुआ कब था? तो सन 1928 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए अब ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो कब हुआ, तो आप वो सब भी नोट करते चलिए कॉपी में। तो भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में। खेड़ा आंदोलन 1918 में। और बारदोली तो अभी मैं जस्ट बताई 1928 में। 52 नंबर, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट 53, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। देखिए बिहार स्टेट का एक जिला है चंपारण, वहाँ पर जब गांधी जी सत्याग्रह करने आए थे और ये उनका सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन था 1917 में। ठीक ना, तो गांधी जी आए थे। अब देखिए इसमें हुआ क्या था, मतलब क्यों बिहार के चंपारण के लोग गांधी जी को बुलाए थे कि आप चंपारण आइए और हमारा जो स्थिति है, जो दयनीय स्थिति था उन लोगों का, उसके बारे में ब्रिटिश से बात कीजिए, अंग्रेज़ों से बात कीजिए। यहाँ पर क्या होता था कि अंग्रेज लोग ना उनके लिए एक 3 कठिया प्रणाली लागू कर दिए थे, यानी 3/20 भूभाग पर। 3 कठिया प्रणाली मतलब होता है कि मतलब कि किसानों की जितनी भी भूमि थी उसका जो 3/20 पार्ट था उस पर अंग्रेज लोग कहते थे कि आप लोग नील यानी इंडिगो की खेती कीजिए। वे लोग क्यों इतना क्वांटिटी में नील की खेती करवाना चाहते थे? वे नील को विदेश में बेचते थे और धन एकत्रित करते थे अंग्रेज लोग, और उसके साथ साथ उनका मतलब कि एक लगान भी फिक्स कर दिया गया था उन्हीं की तरफ से, अंग्रेज़ों की तरफ से, कि आपको इसी रेट पर बेचना है। तो किसानों को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा था, वे खुद की अनाज नहीं उपजा रहे थे, मतलब उनके पास उतना भूभाग ही नहीं बचता था कि वे उपजा सकें, क्योंकि 3/20 पे तो वे बोल दिए थे नील की खेती करने के लिए। तो इसी की देखरेख में गांधी जी सबसे पहले बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 ईस्वी में आए थे। तो चलिए आई होप आपको ये 3 कठिया प्रणाली जो चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड था वो समझ में आ गया होगा कि इंडिगो नील की खेती जो 3/20 भूभाग पर मतलब बोला गया था कि आप नील उगाइए, और उनके साथ एक लगान भी फिक्स कर दिया गया था कि आपको इसी रेट पे बेचना है। तो चलिए 54 नंबर स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड, वाइकोम सत्याग्रह। नेक्स्ट 56, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 20 दिसंबर सन 1920 ईस्वी को। नेक्स्ट 57, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, यह उपयुक्त विवरण है? ऑप्शन सी, जमुना लाल बजाज का। नेक्स्ट 58 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड, कि निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जमुना लाल बजाज। नेक्स्ट, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे? ऑप्शन सी, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। नेक्स्ट, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे महात्मा गांधी। 60 का जो बी सही होगा कि वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे स्वाधीनता के समय। नेक्स्ट 61, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो ऐसा कथन गांधी जी के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। तो चलिए 62 स्टार्ट करते हैं। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया, जैसे कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बताई आपको अभी जस्ट कि 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण से उन्होंने पहला सत्याग्रह आरंभ किया, बट यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। नेक्स्ट 63, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था?
इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद की हड़ताल, जो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के द्वारा हुई थी। अब देखिए वहाँ हुआ क्या था ना कि उस समय बहुत ही भयानक बीमारी चल रही थी, जैसे अभी कोरोना है तो उसी प्रकार महामारी चल रही थी, उसका नाम प्लेग था। तो प्लेग बीमारी में भी मतलब कि अंग्रेज लोग बोलते थे कि आप लोग यहाँ पर काम कीजिए, हम आप लोगों को एक्स्ट्रा बोनस देंगे वेतन के तौर पर। पेमेंट तो आपको जो फिक्स है वो तो मिलेगा ही, साथ ही आपको बोनस में मिलेगा। वे लोग उनकी बातों में आ जाते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर, और वे लोग काम शुरू कर देते हैं। बट जब काम करने के बाद उनको कोई भी वेतन नहीं दिया जाता है तो उन लोगों ने उनके खिलाफ मतलब कि विद्रोह कर दिया था, और इसी को शांत करने के लिए यानी इसी के देख रेख के लिए महात्मा गांधी अहमदाबाद गए थे। और जब महात्मा गांधी अनशन पर बैठते हैं तो फाइनली अहमदाबाद मिल के जो मालिक होते हैं वे डिसाइड करते हैं कि 35% बोनस मिल मजदूरों को हम लोग देंगे। तय किया जाता है कि कितना मिलेगा, 35%। तो चलिए 64 है कि 1917 से 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मजदूरों ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद संघर्ष। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। घटना सबसे पहले हुई या सबसे बाद में हुई, ये जानने के लिए आपको सबसे पहले उसका ईयर जानना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। अब देखिए खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। कब हुआ, 1918 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1942 में, 1942। और चंपारण 1917। तो आप देखिए और बताइए कि सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी चंपारण सत्याग्रह 1917। नेक्स्ट 67, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा चंपारण में। आप लोगों को तो पता ही होगा, आई थिंक ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत बार रिपीट हो चुका है एक ही चीज़। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था, ऑप्शन डी इज करेक्ट, नीलकर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। मैं बताई ना कि नीलकर्मी यानी इंडिगो की जो खेती करते थे तो उन्हीं के लिए गांधी जी चंपारण आए हुए थे। नेक्स्ट 69, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। ऑप्शन बी इज करेक्ट, तीन कठिया प्रणाली से। नेक्स्ट 70, चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। तो 70 का जो सही आंसर वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। नेक्स्ट 71, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट 72, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था। ऑप्शन डी इज करेक्ट, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट 73, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। ऑप्शन सी इज करेक्ट, चंपारण में 1917 में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया। ऑप्शन बी, चंपारण। नेक्स्ट 75, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट, महात्मा गांधी। 76, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एनजी रंगा ने। और चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट 77, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिजौलिया। सबसे पहला जो किसान आंदोलन था वो बिजौलिया था। नेक्स्ट 78 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड, कि निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से समृद्ध नहीं था। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया। ऑप्शन ए इज करेक्ट, अवध।
नेक्स्ट, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन डी, लगान का नकद में परिवर्तन। 81, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्वामी सहजानंद ने। और ये पहली सत्र हुई थी कब? तो 11 अप्रैल सन 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट 82, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। नेक्स्ट 83, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? ऑप्शन ए इज करेक्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 84, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 85, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? ऑप्शन डी इज करेक्ट, बारदोली सत्याग्रह। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट 87, महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी बारदोली सत्याग्रह में। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा फ्रेंड, विनोबा भावे ने। नेक्स्ट 89 नंबर, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, आंध्र प्रदेश राज्य से। 90, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की? ऑप्शन बी इज करेक्ट, वीपी बाडिया ने। 91, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? ऑप्शन ए इज करेक्ट, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट 92, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी इज करेक्ट, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट 93, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए इज करेक्ट, सन 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट 94 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड, कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस पहले भारतीय का नाम था M.N. राय, जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य चुने गए थे। नेक्स्ट 96, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, साम्यवादी आंदोलन। नेक्स्ट, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सन 1926 ईस्वी से लेकर 1939 ईस्वी तक। नेक्स्ट 98, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? ऑप्शन बी इज करेक्ट, M.N. राय ने। नेक्स्ट 99, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सन 1919 ईस्वी में। आप डेट याद कीजिए कि 8 मार्च सन 1919 ईस्वी में भारत में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट को ना फ्रेंड काला कानून भी कहा जाता था। अब क्यों इसे काला कानून कहा गया रॉलेट एक्ट को? अब देखिए, इस एक्ट के तहत ना अगर कोई भी मतलब क्रांतिकारी यानी भारतीय क्रांतिकारी ब्रिटिश के खिलाफ अगर आंदोलन करते हैं तो मतलब कि बिना मुकदमा चलाए उनको जेल में बंद कर दिया जाता था। तो यही था एक रॉलेट एक्ट। उनके पास कोई वारंट भी नहीं होता था, उसके बावजूद भी उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता था रॉलेट एक्ट के तहत। नेक्स्ट 100 नंबर की, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? यानी किसके शासनकाल में रॉलेट एक्ट भारत में लागू हुआ? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में भारत में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल था सन 1916 ईस्वी से लेकर 1921 ईस्वी तक। तो फ्रेंड, ये था हमारा 100 क्वेश्चंस का एक शानदार सेट। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली तथा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।